हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप। तो देखिए, चंद राजवंश के जितने भी महत्वपूर्ण शासक थे वो सारे हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ वहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम इनका समाज किस तरीके का था, आय के क्या क्या साधन थे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो है, जब इनका अंतिम शासक जो कि महेंद्र चंद था उसकी मृत्यु हो जाती है, तो गोरखा यहाँ पर जो है गोरखा लोग जो थे वो आक्रमण करते हैं लगभग 1790 के टाइम पे। ठीक है, 1790-91 में यहाँ पर जो है गोरखा आक्रमण कर देते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो है यहाँ पे पतन का क्या कारण हो सकता है, आखिर वो क्या महत्वपूर्ण कारण थे जिसकी वजह से जो चंद राजवंश था उसका पतन हो गया था। तो सबसे ज़रूरी चीज़ इनका जो पतन था वो देवीचंद से ही शुरू हो गया था, क्योंकि देवीचंद से पहले जितने भी शासक आए वो अच्छे से अपने जो है राजगद्दी को संभाल रहे थे। जैसे जगतचंद भी बहुत अच्छे से अपनी गद्दी को संभाल रहा था, लेकिन उसके बाद जब देवीचंद यहाँ पर बैठा सत्ता पे, तो उसने जो है अपने बहुत ज़्यादा एक तो खर्चा कर लिया, बहुत ज़्यादा उसने राजकोष का व्यय कर लिया था, जिसकी वजह से कि उसकी नीति में दूरदृष्टता नहीं रही। ठीक है, और भी इसके मुख्य कारण हैं, तो वो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है, पतन के कारण हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पतन के क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो इनका कारण था, योग्य उत्तराधिकारी का ना मिलना। देखिए, अगर देवीचंद योग्य उत्तराधिकारी होता तो शायद इनका पतन उस टाइम नहीं हुआ होता, लेकिन देवीचंद एक योग्य उत्तराधिकारी नहीं था। और जगतचंद के बाद अगर कोई योग्य उत्तराधिकारी होता तो शायद देवीचंद जो है सत्ता पर नहीं बैठता। तो सबसे पहला कारण था योग्य उत्तराधिकारी का ना मिलना। ठीक है, पहला कारण था योग्य उत्तराधिकारी का ना मिलना। ठीक है, तो किसी भी शासन को जब एक योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिलता है तो उसके जो आसपास के लोग होते हैं, जो उसके सहकारी लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, शक्तिशाली होने लग जाते हैं, वो खड़े उठने लग जाते हैं, और वो जो राजा सत्ता पे बैठा रहता है उसे भड़काना शुरू कर देते हैं, ये बहुत सारे मशवरे देना शुरू कर देता है। तो जो राजा होता है वहाँ पर वो फैसले नहीं कर पाता है, वो जो एक राजा की तरह उसे निर्णय लेना चाहिए वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है। इसकी वजह से धीरे धीरे जो राज्य होता है वो पतन की ओर बढ़ने लगता है। ठीक है, और यही कारण था चंदवंश के पतन का, क्योंकि देवीचंद जो था वो हर टाइम अपने सहकारियों से घिरा रहता था और निर्णय लेने में सक्षम नहीं था। इसकी वजह से जो है वो अपने सहकारियों के भड़कावे में आकर उसने बहुत सारे गलत काम कर लिए थे, जिसकी वजह से अंत में जो है उसकी हत्या हो जाती है। ठीक है, दूसरा जो इनका इम्पोर्टेंट कारण था पतन होने का वो था षड्यंत्र। ठीक है, इनके राज्य में षड्यंत्र तो काफ़ी पहले से ही शुरू हो गए थे, यहाँ तक कि जब उद्योग चंद का टाइम था उसी टाइम से इनके जो है षड्यंत्र शुरू हो गए थे। ठीक है, लेकिन जब देवीचंद सत्ता पे बैठा तो उस टाइम षड्यंत्र की इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो एक योग्य राज्य था ही नहीं, वो कहीं से अच्छे से अपनी प्रजा को संभाल ही नहीं रहा था। इसलिए जो बिल्कुल नॉर्मल से उसके सहकारी थे वो भी आकर उस पर हत्या कर देते हैं, उसको भड़का देते हैं, और उसकी वजह से जो है इनका पतन वहाँ से शुरू हो गया था। ठीक है, तीसरा कारण क्या हो सकता है, तीसरा कारण है जो इनके डोटी और गढ़वाल के साथ संघर्ष। ठीक है, बार बार जो है संघर्ष कर रहे थे डोटियों और गढ़वाल के साथ। तो देखिए, अगर कोई राज्य जो है वो बार बार संघर्ष करेगा, बार बार वो इधर उधर हाथ मारेगा, अपने प्रजा पे ध्यान नहीं देगा, अपने राज्य पे ध्यान नहीं देगा, तो कहीं ना कहीं जाकर जो है उसका उद्धार नहीं हो सकता है, उसका पतन की ओर जाना निश्चित हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है इधर उधर हाथ मारने से अच्छा अगर ये लोग अपने राज्य पे ध्यान देते, अपने राज्य को मजबूत बनाते, तो शायद ये पतन की ओर नहीं बढ़ते। तो इन लोगों के जितने भी हमने शासक पढ़े हैं वो या तो डोटियों से लड़ाई करने पे लगे हुए थे या फिर वो गढ़वाल में युद्ध करने पे लगे हुए थे। कहीं ना कहीं वो जो है युद्ध करने पे लगे हुए थे, आक्रमण करने पे लगे हुए थे। कभी वो आक्रमण कर लेते थे या फिर कभी जो है डोटी यहाँ आकर आक्रमण कर लेते थे। इसकी वजह से जो है सत्ता मजबूत नहीं हो पाई और राज्यकाल का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन किस तरीके से एग्जामिनर पूछता है कि जो चंद राजवंश है उसके पतन के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है वहाँ पर, या फिर वो आपको ये 3 चीज़ें लिख के दे देगा, 4 चीज़ें लिख के दे देगा और आपसे इस तरीके से पूछेगा कि इसमें से जो है चंद राजवंश के पतन का कौन सा कारण नहीं है। तो आपको ये चीज़ें अगर याद रहेंगी तो आप लोग आराम से इसका आंसर करके आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्योंकि इसी तरीके से पूछा जाता है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इनके आय के साधन की।
अब देखिए कोई भी राज्य है, कोई भी या फिर देश है, उसकी आय का साधन क्या होता था उस टाइम पे? उस टाइम पे कोई इंडस्ट्रीज तो थी नहीं जहाँ से कि आपने इंडस्ट्री लगा ली और पैसा आने पे लगा है। तो आय का एक मुख्य उस टाइम पे साधन हुआ करता था भू राजस्व। जो भी आय जो है आपकी भू राजस्व मतलब कृषि कर रहे थे उस दौरान, कृषि सबसे ज़्यादा होती थी, जो भी उपज होती थी उससे जो आय आती थी वही आपके राजकोष में जमा होती थी, ठीक है। या फिर वो लोग टैक्स लगा देते थे, टैक्स के बाद जो आय आती थी वो राजकोष में जमा हो जाती थी और उसके बाद वहीं से जो है अपने राजकाज का ये लोग काम देखते थे, अपना खर्चा वर्चा सारा वहीं से चलाते थे, ठीक है। तो भू राजस्व जो है वो महत्वपूर्ण इनका आय का साधन था, ठीक है। इसके बाद इन लोगों ने बहुत सारे कर भी लगाए हैं जो कि हम टैक्स कहते हैं। कर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लगाए हैं, तकरीबन इन्होंने 36 कर लगाए थे, ठीक है। तो कर के बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे पहले आपको कुछ जो शब्द थे जो कि इस दौरान यूज़ होते थे और आप लोगों से ही एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो आप लोगों को पढ़ने ज़रूरी हैं, ठीक है। और इनके कर के बारे में इन्होंने, क्योंकि देखिए 36 प्रकार के कर लगाए थे और जहाँ पर कर ज़्यादा लगेंगे वहाँ पर जो है अधिकारी भी उतने ही होंगे कर की हिस्ट्री लेने के लिए, कर का जो भी लेखा जोखा है वो सब करने के लिए। तो एक बहुत मुख्य कथ्य है, एक कथन इनका है, ठीक है। वो कथन है इनका 36 रकम 32 कलम, ठीक है। 36 रकम का मतलब है 36 जो कर थे, कर का मतलब कर से रकम ही आती है, एक जो भी अमाउंट आता है तो रकम का वो मतलब है। और 32 कलम का मतलब इस 36 रकम को संभालने के लिए कहीं ना कहीं कलम की ज़रूरत होती है। जो भी वो लोग उस टाइम जो है किताब अपनी कॉपियों में लिखते रहे होंगे, बुक्स वगैरह में, तो वो सारा जो लेखा जोखा होता है आप लोगों ने पुरानी पिक्चरों में देखा भी होगा, एक मुंशी लेके बैठा रहता है। तो 32 लोग जो है इसको संभालने के लिए भी चाहिए थे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। 36 रकम 32 कलम जो है किसकी कहावत है? तो ये चंद राजवंश की कहावत है, ठीक है। इससे पहले कुछ शब्द आपको समझने ज़रूरी हैं जो कि इस दौरान बहुत ज़्यादा यूज़ हुए थे, ठीक है। तो देखिए वहाँ पर जो भी काम कर रहा था, जो पदाधिकारी था, जो जिस अपने पद पर था, उसका एक स्पेसिफिकली नाम हुआ करता था। जैसे कि यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं। सबसे पहला है थातवान, ठीक है। ये कहा जाता था जो भी भूमि का जो मालिक होता था, भूमि का मालिक तो उस दौरान जो है राजा हुआ करता था, लेकिन उस टाइम पे क्या था, राजा भी एक भूमि को जो है, एक पर्टिकुलर भूमि को किसी एक व्यक्ति को सौंप देता था, जिसकी कि रेख देख वो व्यक्ति ही करेगा। जो भी यहाँ से आय आएगी उसको देखना, जो उपज हो रही है सारी चीज़ें, ये थातवान देखा करता था। इसको थातवान कहा जाता था, ठीक है। तो थात का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा, और वान का मतलब होता है जो उसकी देख रेख कर रहा है, धारण करने वाला, ठीक है। तो भूमि के टुकड़े को जो धारण करने वाला है, यानी कि जो उसकी देख रेख करने वाला है, उसको थातवान कहा जाता है। दूसरा जो शब्द है ये है खायकर। दूसरा शब्द है खायकर। खाय का मतलब आप इससे समझ सकते हैं, खाय का मतलब होता है खाने वाला, और कर का मतलब होता है टैक्स, ठीक है। तो खायकर का मतलब है जो कि उसी ज़मीन पे काम भी कर रहा है और वहाँ से जो उपज हो रही है, जो टैक्स हो रहा है, उसे खा भी रहा है, उसी से अपना भी खर्चा चला रहा है, उसमें से कुछ हिस्सा जो है राजकोष के लिए भी जाता है। इसे खायकर कहते हैं। और खायकर किस तरीके से आता था? एक तो अनाज के रूप में ये दिया जाता था और दूसरा नगद के रूप में दिया जाता था, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि खायकर अनाज और नगद के रूप में लिया जाता था। तीसरा जो शब्द है आपका, ये है सिरतान। सिरतान जो था ये नगद के रूप में आता था, ठीक है। तो ये 3 शब्द आपको पता होने चाहिए, ये किसके लिए यूज थे ये भी आपको पता होना चाहिए, किसके लिए यूज किए जाते थे, ठीक है। अब इसमें जो खायकर और सिरतान है, ये जो दो जाति, ये जो दो पद होते थे, ये ब्राह्मण इसमें कभी नहीं बैठता था, ब्राह्मण इस पद को कभी नहीं लेता था,
इस पद में ब्राह्मण नहीं बैठता था। अन्य जो भी जातियां होती थी वो इसमें बैठती थी, लेकिन ब्राह्मण जाति इन दोनों पदों में नहीं बैठती थी, ठीक है। और जो भी ये दोनों करते थे काम काज, जो इतना भी ये कमाते थे, जैसे ये नगद में लेता था, ये अनाज और नगद दोनों चीज़ें देता था, तो ये दोनों चीज़ें क्या है, टैक्स वगैरह सारा जमा करके पैसा थातवान के पास देते थे। और थातवान का क्या काम होता था, ये सारे जो भी ये पूंजी देते थे इसको राजकोष में जमा करने का काम थातवान का होता था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। इस तरीके से इन्होंने पद डिवाइड करे हुए थे, इस तरीके से इनका जो राजकाज था वो चल रहा था, ठीक है। तो थातवान का जो पद था वो जो है खायकर और सिरताना से ऊपर था। सबसे ऊपर जो ये थातवान है ये बैठता था, खायकर और सिरतान नीचे की पोस्ट थी। इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कितना लगभग टैक्स उस दौरान लिया जाता था, 1/6 हिस्सा लिया जाता था, ठीक है। 1/6 हिस्सा जो है हर जो भी उपज होती थी उससे लिया जाता था। और इस टैक्स को कहा जाता था गल्ला छहाड़ा। इसको कहा जाता था गल्ला छहाड़ा, ठीक है। तो जितना भी टैक्स आ रहा है उसका 1/6वां हिस्सा जो ये लेते थे उसको कहा जाता था गल्ला छहाड़ा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि गल्ला छहाड़ा क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1/6वां भाग जो होता है टैक्स का उसको गल्ला छहाड़ा कहते हैं, उस कर को गल्ला छहाड़ा कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। इसके बाद जो चीज़ है, एक और यहाँ पर शब्द जो है वो यूज़ हुआ करता था, इसको मैं मिटा रही हूँ, आप लोग नोट कर ही लिया होगा आपने इतनी देर में। इसके बाद एक और शब्द यूज़ हुआ है जिसको कहा गया था कैनी। कैनी ये क्या होती थी, एक तरीके के भूदास हुआ करते थे जो कि ज़मीन पर काम करते थे। ज़मीन पर मतलब खेती का काम करते थे और किसी और की ज़मीन पे काम करते थे, कृषि का काम ये लोग किया करते थे, ठीक है। और किसी और की ज़मीन पे, भूदास का मतलब होता है ज़मीन पे काम करने वाले व्यक्ति, ठीक है। इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया था कैनी। इसके बाद एक और वर्ड आता है रैती करके। रैती क्या होती थी, ये एक तरीके का पुरस्कार होता था, पुरस्कार। और कैसा पुरस्कार ये होता था, राजा जो एक ज़मीन का टुकड़ा, कभी कभी क्या होता था, राजा एक ज़मीन के टुकड़े को जो है किसी को भेंट दे देता था, जैसे खुश होकर उसे पुरस्कार दे दिया गया, तो इसको रेती वर्ड दिया गया था। इसको रेती उस दौरान कहा जाता था, पुरस्कार नहीं कहा जाता था, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके के वर्ड्स हैं जो एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद 1-2 वर्ड्स और हैं। एक तो एक यूज़ हुआ करता था छोड़ा, और एक यूज़ हुआ करता था छोड़ी। छोड़ा जो यूज़ हुआ करता था ये आजकल जो कुमाऊं में है लड़कों के लिए यूज़ होता है, अभी भी बोला जाता है, लड़कों को कहीं कहीं पर छोड़ा बोला जाता है। और छोड़ी जो बोला जाता है ये लड़कियों को बोला जाता है, ठीक है। तो छोड़ा जो यूज़ होता था ये घरों में काम करने वालों के लिए यूज़ होता था। घरों में काम करने वाले जो भी लड़के होते थे उनको छोड़ा कहा जाता था। और छोड़ी किसे कहा जाता था, छोड़ी उस टाइम पे दासी को कहा जाता था, जो कि लेडीज़ होती हैं, घर का काम वाम करती हैं, दूसरे को घरों में जाके, उनको छोड़ी कहा जाता था, ठीक है। तो इस तरीके के वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। इसके बाद जो हम बात करेंगे, कुछ टैक्स जो इन्होंने लगाए थे, कर जो लगाए थे, हम उनके बारे में बात करेंगे। उनके भी इन्होंने अलग अलग नाम लगाए थे, अलग अलग चीज़ों पे कर लगाए थे और उसको एक स्पेसिफिकली नाम दिया था, ठीक है। उस नाम के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, आखिर वो क्या क्या नाम थे। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लेना और आराम से आप इसे फिर याद कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि क्या क्या नाम है, याद कैसे करेंगे, आराम से याद हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने कुछ मुख्य कर लगाए थे जिनको कि हम डिस्कस करेंगे। मुख्य कर, वैसे तो कर इन्होंने 36 लगाए थे, लेकिन कुछ मुख्य कर जो थे वो ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी कर जो बचेंगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर उसको देख लेना एक बार, ठीक है। तो सबसे पहला जो कर था सिरती, दूसरा था बैकर, तीसरा था कूट, चौथा मांगा, पांचवा डाला और छठवां मौकर। इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे कर लगाए थे, ठीक है। तो आपको ऐसे ही लिख लेना है ये कर और इसी तरीके से याद भी कर लेना है, ठीक है। याद इस तरीके से नहीं करने के आप रट्टा लेके बैठ गए, रट्टा लगाने पे एक एक बार इसको देख लेना और इसी तरीके से लिख के इसको अच्छे से एक बार देखते रहोगे आप बार बार, तो याद हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो सिरती, बैकर, कूट, मांगा, डाला और मौकर, इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे कर लगाए हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले जान लेते हैं कि सिरती क्या है। तो सिरती जो कर है ये नगद के रूप में लिया जाता था, भोटिया जो व्यापार होता था उससे, नगद के रूप में।
उस टाइम पर जो है तिब्बत की सेना लगी, तिब्बत की जो सीमा है वो लगी हुई है, तो वहाँ पर भूटांतिक जो व्यापार होता था उससे ये नकद के रूप में लिया जाता था, भूटांतिक व्यापार से। ठीक है, इसके बाद जो बैकर है, बैकर जो है ये अनाज के रूप में लिया जाता था। बैकर सिर्फ अनाज के ही रूप में लिया जाएगा, जैसे कि कृषि वगैरह हो रही है, खेती हो रही है, तो उसमें नगद कुछ नहीं लिया जाएगा, सिर्फ अनाज के रूप में लिया जाएगा। बैकर अनाज के रूप में लिया जाता था। ठीक है, इसके बाद जो कूत है, कूत आपका नकद के बदले अनाज, मतलब नकद वो देता है, अनाज दूसरा इंसान देगा। जैसे कि अभी भी हम जाते हैं मार्केट में, हम वहाँ पर पैसे देते हैं और वो हमें अनाज देते हैं, या हम जो भी चीज़ें लेते हैं वो देते हैं। इसी तरीके के जो टैक्स था उसको कूत कहा जाता है। कूत क्या है? नकद के बदले अनाज। ठीक है, इसके बाद जो मांगा टैक्स है, मांगा जो कर है, ये ऐसा कर था जो कि सिर्फ युद्ध के समय लिया जाता था। जब युद्ध राज्य में हो रहा होता था तो उस दौरान ये जो है टैक्स लगाया जाता था, उसी टाइम ये लिया जाता था। ठीक है, युद्ध के समय लिया जाने वाला टैक्स। वाला कर। ठीक है, इसके बाद जो डाला आपका है, डाला जो है ये सयानों के लिए लिया जाता था। अब सयाने का मतलब ये नहीं है कि जो बड़े व्यक्ति होते हैं जो उसके एक तरीके के सयाने कहलाते हैं, उस तरीके का ये सयाना नहीं है। सयाना एक पदाधिकारी के लिए यूज़ किया गया है, जिनके लिए ये टैक्स लिया जाता था। ठीक है, सयानों के लिए ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि सयाना ये पद बांटे गए थे, सयाना, बूढ़ा, इस तरीके से काफ़ी पद बांटे गए थे, वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ आपका लास्ट में मौकर बचता है। तो मौकर ऐसा टैक्स था जो कि हर परिवार से लिया जाता था। ठीक है, ये हर परिवार से लिया जाने वाला टैक्स था। हर परिवार से लिया जाने वाला टैक्स मौकर कहलाता था। ठीक है, तो ये आपको इसी तरीके से पढ़ना है। सिरती जो है नकद के रूप में भौटांतिक व्यापार जो था वहाँ से लिया जाता था। बैकर जो है अनाज के रूप में सिर्फ लिया जाता था, और कूत जो है ये नकद के बदले अनाज के लिए लिया जाता था। ठीक है, मांग आपका युद्ध के समय लिया जाने वाला कर है, और डाला आपका सयानों के लिए। सयाना क्या है? एक पदाधिकारी है। ठीक है, इनके लिए ये टैक्स लिया जाता था। और इसके बाद मौकर की बात करें तो मौकर क्या था? हर परिवार से ये टैक्स लिया जाता था। किस तरीके से लिया जाता था? या तो अनाज ले लिया जाता था, या फिर कभी कभी नकद भी ले लिया जाता था। ठीक है, इस तरीके से ये आपके 6 टैक्स यहाँ पर है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने कुछ अन्य कर भी लगवाए, जैसे कि घी कर, यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, इसको ही मैं रब कर देती हूँ। इसके साथ ही कुछ इस तरीके से भी ये लोग कर लगा लेते थे। ठीक है, अपनी आय को बढ़ाने के लिए घी कर इन्होंने लगा लिया, भैंसों को ये कर लगा देते थे। यहाँ तक कि जो गाय भैंसों को चराने वाली जगह होती थी वहाँ पर भी ये लोग चराई कर लगा देते थे, इसको चराई कर कहते थे। इस तरीके से जो है बहुत सारे टैक्स लगाए हैं, लेकिन यहाँ पर एक टैक्स इंपॉर्टेंट है आपका, जो कि साहू और रंतगली है। साहू और रंतगली, ये टैक्स आपको याद रखना है। साहू प्लस रंतगली, ये जो टैक्स था ये टैक्स लेखकों के लिए लगाया जाता था। जो भी लेखक थे उनके लिए ये टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, लेखकों के लिए मतलब लेखक से नहीं लगाया जाता था, बाकी जो प्रजा थी उससे लगाया जाता था, लेकिन टैक्स के लेखक लोगों को देने के लिए ये टैक्स लगाया जाता था, साहू और रंतगली। ठीक है, तो ये टैक्स भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है इसी तरीके से। ठीक है, इसके साथ ही जो कुल देवी की पूजा हुआ करती थी, एक वो भी कर लगाते थे, उसको कहते थे देवल्या रौवल्या कर। ठीक है, ये किसके लिए लगाया जाता था? जो इनकी देवी, जो इनकी कुल देवी होती थी, उसकी जब ये लोग पूजा करते थे तो उसके लिए भी ये लोग टैक्स जमा करते थे। ठीक है, इसके बाद एक भाग कर लगाते थे। भाग कर किसके लिए लगाते थे? घराटे के लिए। घराटे किसको बोलते हैं? आपने देखा होगा गांव में कहीं कहीं पर चक्कियाँ होती हैं, जो कि पानी आता है फिर चलकर वो चक्की चलती है, उसको घराटे कहा जाता है। ठीक है, तो वो घराटे के लिए भी ये लोग जो है कर लगाते थे, जिसको कि भाग कर कहा जाता था। इसके बाद एक शुल्क कर है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, शुल्क कर। ठीक है, शुल्क कर किन के लिए लगाया जाता था? जो राज्य सेवक होते थे, जो कि राजा की सेवा के लिए लोग रहते थे, उनके लिए ये कर लगाया जाता था।
राज सेवकों के लिए। ठीक है, तो जो भी राजा की सेवा के लिए रहते थे वहां पर, उन लोगों के लिए भी टैक्स लगाया जाता था, उसको शुल्क कर कहते थे। इसके बाद एक कर है मिझारी कर। मिझारी कर किन के लिए लगता था? कामगारों के लिए। कामगार, जो भी वहां पर कामकाज करने के लिए लोग रहते थे, उनके लिए भी टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, इसके बाद एक टैक्स आता है बाजार करके। ये किस पे लगता था? महाजन पे। ये टैक्स महाजनों पे लगता था। ठीक है, इसी तरीके से एक टैक्स आता है बजनिया। बजनिया किन के लिए लगता था? जो नृत्य करती थी वहां पर, जो भी राजा का जो परिसर होता है वहां पर नृत्यिकाएं होती हैं, उनके लिए जो लगता था उसको बजनिया कहते थे। नृत्यिकाओं का टैक्स था ये, नृत्यिकाओं का कर। ठीक है, इसके बाद चौपदार के लिए, चौपदार एक तरीके का टैक्स था। चौपदार किसके लिए होता था? जो कि राजा के सामान की देखरेख करता था, जैसे कि राजा के साथ जो व्यक्ति रहता था उसके लिए जो टैक्स लगाया जाता था उसको चौपदार कहते थे। जैसे कि तलवार पकड़ने वाला व्यक्ति जो सामने खड़ा रहेगा, या फिर जो पंखा करते रहते थे, उस तरीके का जो टैक्स था उसको चौपदार कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद एक टैक्स लगता था न्योवाली करके। ये न्याय के लिए लगता था, न्याय के लिए। न्योवाली मैंने आपको बताई थी, न्योवाली और बिस्तारी ये जो है ये न्यायपालिकाएं थी, तो इसी के नाम पर ये न्योवाली, न्याय करने के लिए जो है एक टैक्स भी इन्होंने लगा दिया, जिसको कि इन्होंने न्योवाली कहा। ठीक है, तो ये सारे इनके मुख्य टैक्स थे जो कि हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो ये सारे इनके मुख्य कर हो गए, ये आपको याद होने चाहिए कौन सा कर किसके लिए लिया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी पूछे जाते हैं कर वाले चैप्टर से। ठीक है, इसके बाद जो है कुछ पदाधिकारी भी थे यहाँ पर, मुख्य पदाधिकारी भी इन लोगों ने रखे थे, उनको भी इन्होंने नाम दिया था। ठीक है, वो किस तरीके से था, इसको हम पद करके डिवाइड कर लेते हैं। तो जो मैं आपको बता रही थी, सयाना, बूढ़ा, ये सारे पद थे एक तरीके के। सबसे पहला है बूढ़ा, दूसरा यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सयाना और थोकदार। ठीक है, ये तीन तरीके के पद डिवाइड करे हुए थे, जो कि अलग अलग जो है जगह पर रखे गए थे, और उसके अंडर भी कुछ लोग हुआ करते थे। जो भी ये जो लोग थे, ये जो चंद शासक थे, उनकी मदद किया करते थे, जो भी कामकाज हुआ करता था उसमें उनकी मदद किया करते थे। ठीक है, अब जो सयाने लोग थे ये कहाँ पर कार्य करते थे? सयाने जो थे ये पाली पछाऊ में। पाली पछाऊ कहाँ का इलाका है? पाली पछाऊ जो इलाका है ये अल्मोड़ा में जो भी इलाके थे, जैसे कि द्वारहाट हो गया, द्वारहाट वगैरह के जो भी एरिया थे, वहाँ पर कुछ जातियाँ रहती थी जो कि इनके अंदर रहती थी, सयाने लोगों के अंदर। ठीक है, इसमें कौन कौन सी जातियाँ आती है? जैसे कि मनराल, बिस्ट, बंगाली, ये सारी जातियाँ सयाने में आती थी। मनराल, बिस्ट और बंगाली, तीन जातियां इन्होंने इनके अंडर रखी थी। इन जातियों का जो भी कामकाज था, अल्मोड़ा का जो भी एरिया था, वो सारा का सारा सयाने लोग देखते थे। ठीक है, इसके बाद जो बूढ़ा है, बूढ़ा जो पद है, बूढ़ा पद कहाँ पर कार्य करता था? ये जो है काली कुमाऊं के क्षेत्रों में, जो चंपावत का क्षेत्र था, ये वहाँ पर कार्य करते थे। ठीक है, बूढ़ा जो है ये चंपावत के क्षेत्र में थे। और मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, जब मैंने आपको शुरू में ही पढ़ाया था कि चंपावत में जो किला बनाया था उसके कुछ चाराल रखा था, जिसको कि चाराल कहते थे। चाराल जिसको कहते थे, और इस चाराल में भी 4 जातियां आती थी। वो कौन कौन सी थी? तड़ागी, बोरा, कारगी और चौधरी। तड़ागी, बोरा, कारगी और चौधरी। ठीक है, तो ये चारों जातियां जो थी, ये जो चाराल थे, इसको चाराल कहा जाता था, मैंने आपको शुरू में बताया था। ठीक है, ये चाराल को कौन देखता था? ये बूढ़ा पद देखता था। बूढ़े पद में जो लोग आते थे, ये सारा जो है इन जातियों को देखते थे। ठीक है, इसके बाद बचता है आपका थोकदार। तो थोकदार में कौन कौन आता है? थोकदार में आपकी 2 जातियां आती हैं, लास्ट बचता था थोकदार। इसमें एक तो दारमा थी,
दारमा और जौहर, ये दो जातियों को कौन देखता था? थोकदार देखता था, जौहर। ठीक है, इसके साथ ही एक और पद था जो कि प्रधान के नाम से था। प्रधान ही इसी तरीके का प्रधान होता था जैसे कि अभी प्रधान है, उस टाइम पे इसको प्रधान कहा जाता था। ठीक है, ये सारे जो मालगुजारी का कामकाज था वो सारा का सारा प्रधान देखता था। और इसके साथ ही साथ जो वहाँ पर पुलिस का काम था, जैसे अभी यहाँ पुलिस होती है, वहाँ पर सारा पुलिस का काम प्रधान ही देखता था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पुलिस का काम कौन देखता था, तो प्रधान देखता था। इस तरीके से प्रधान जो है पुलिस का कार्य भी देखता था। ठीक है, पुलिस का कार्य। ठीक है, तो ये कुछ पद हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके साथ ही साथ एक पद है कोटाल। कोटाल क्या था? ये लेखक का काम करता था। जो लेखकों का काम करते थे उसको कोटाल कहा जाता था। ठीक है, तो ये थोकदार, प्रधान और कोटाल, तीन पद आप लोग समझ गए होंगे। और एक लास्ट में एक पद बचता है पहरी। पहरी जो है वो चौकीदार के लिए कहा जाता था, चौकीदार के लिए। ठीक है, तो करों के जो नाम है उनके साथ ही साथ आपको कुछ इन पदों के नाम भी याद रखने हैं जो कि एग्जाम में कभी कभार पूछ दिए जाते हैं। और अभी जो है वो सिस्टम नहीं रहा कि ऊपर ऊपर से पूछते हैं, अभी जो है डीपली जाकर आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम्स में, तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, तभी जाकर आप इसके आंसर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इन पदों के साथ साथ इन्होंने एक पंचायती राज भी तैयार किया था, जिसमें ये लोग क्या करते थे, एक पंचायत बिठाते थे और जो भी निर्णय होता था, जैसे कि कभी कोई किसी भी चीज़ का निर्णय होता है, जो कि आपको पता ही होगा कि पंचायत जो है वो हर तरीके का निर्णय लेने का हक उसे होता है। इनके टाइम पे भी पंचायती राज चलता था, पंचायती राज। ठीक है, और इस पंचायती राज का पता जो है वो बी.डी. पांडे जी ने करवाया था। बी.डी. पांडे जी की पुस्तक में ये इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो पंचायती राज का जो कामकाज था वो दो गुटों में डिवाइड किया हुआ था। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनके दो गुट थे, मेहरा और फर्टियाल। पंचायती का जो कामकाज था ये मेहरा और फर्टियाल दोनों गुटों में डिवाइड करा हुआ था। ठीक है, ये दोनों गुट मिलकर ये सारा पंचायत का जो कामकाज था वो सारा ये लोग संभालते थे। ठीक है, और इस पंचायत में जो है 5 थोक भाग लिया करते थे। 5 थोक उनको कहा करता था, जो व्यक्ति भाग लिया करते थे उनको थोक कहा जाता था। ठीक है, तो 5 थोक इसमें भाग लिया करते थे। और पंचायत जो थी वो बाजाखल में होती थी, बाजाखल में। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको एग्जाम्स में पूछ ली जाती है और जो आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चैप्टर आज हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। इनकेस फिर भी कुछ आपको प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूज़न कुछ होता है, तो आप मुझे कमेंट करके ये चीज़ें पूछ लेना। ठीक है, अगर फिर भी आप लोगों को ये लगता है कि कुछ चीज़ें रह जाती हैं या मुझे अपनी तरफ से लगता है कि हाँ कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो मैं इसका जो है शॉर्ट पॉइंट्स टाइप में आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आ जाऊँगी। बट वो वीडियो मैं थोड़ा कुछ टाइम के बाद लेकर आऊँगी, ताकि मैं ये चाहती हूँ पहले कि आपका जो ये इतिहास का चैप्टर है, उत्तराखंड हिस्ट्री का जो चैप्टर है, ये एक तरीके से हम पूरा ख़त्म कर लें, क्योंकि ये बहुत जल्दी एग्जाम्स होने वाले हैं, तो आप लोगों को ये पढ़ने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप पढ़ते चलिएगा और साथ में जो भी आप बुक अपनी प्रेफर कर रहे हैं उसको अब जब आप पढ़ेंगे वीडियो सुनने के बाद, तो वो बहुत जल्दी आपको याद हो जाती है। ठीक है, और चीज़ें इसी तरीके से मैच करके चलनी है आपको, ताकि आपको याद रहें। और वहाँ पर जो है जब आप एग्ज़ाम्स में बैठें तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे, एग्जामिनर हमेशा घुमा के क्वेश्चंस पूछता है। तो जब आपने डिटेल में चीज़ें पढ़ी रहती है तो वहाँ पर अगर आप तुक्का मार के भी आते हैं तो वो भी आपका जाकर सही हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से पढ़ेंगे तो सब कुछ जाके सही होगा। और बहुत ज़्यादा इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है कि रट्टा आप मारने को बैठ गए, बिल्कुल रट्टा मारना नहीं है। देखते चलिए चीज़ों को, डेली बेसिस पे जो है रिवीजन करते चलिए, तो चीज़ें खुद ब खुद याद हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से पढ़ना है। ये चंद राजवंश आज हमारा चैप्टर जो है समाप्त हो चुका है। ठीक है, कल से हम जो शुरू करेंगे वो पंवार राजवंश या फिर परमार राजवंश शुरू करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको परमार राजवंश समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और इसके पहले मैंने कत्यूरी राजवंश, जहाँ पर जो आदिम जातियाँ थी, वो सारा मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आप एक बार फिर से वो भी देख लेना और साथ के साथ आप रिविज़न करते चलें। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमने कुछ टेस्ट सीरीज़ का भी अभी शुरू कर लिया है, तो आप वो भी जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वो साथ साथ में आपकी टेस्ट सीरीज़ चलाना भी ज़रूरी था, बहुत जल्दी एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए। ठीक है, तो वो भी आप देखते चलिए। साथ ही साथ मैंने करंट अफेयर्स की जो क्लास शुरू करी है, उसमें इस संडे आपकी क्लास आ नहीं पाई, वो मैं नेक्स्ट संडे कंप्लीट कर लूँगी जितने भी पॉइंट्स थे।
ठीक है, जो भी अगस्त का था मैं नेक्स्ट संडे वो कंप्लीट करवा लूँगी, ताकि आपको करंट अफेयर से भी आपका किसी भी तरीके का कोई पॉइंट छूटने ना पाए। ठीक है, इसी तरीके से आप पढ़ते चलिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।